रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का ये पहला अध्याय है क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में इस अध्याय का नोट्स है लाइन बाय लाइन प्रत्येक बिंदु का, और ये पहला भाग नोट्स है, ये आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद कुछ समय बाद इसका दूसरा भाग आएगा, ठीक है। फिर ध्यान से समझना है ताकि आपको फिर जो सवाल जब हल करेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे 1 से लेकर 6 तक। अभी और सारे हैं, तो ये प्रथम भाग है। तो पहला है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश और इसकी परिभाषा। दूसरा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा है किरण और किरणपुंज। चौथा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पांचवा है प्रकाश का परावर्तन और इसका नियम। तो आइए सबको क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश यानी लाइट। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रकाश स्रोत नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, यानी कृत्रिम होते हैं। नेचुरल जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, सूर्य, तारे, ये नेचुरल में आ जाएगा, ठीक है। और ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल में बल्ब, दिया इत्यादि। तो ये भी आपको ध्यान देना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है, ये ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो जाता है प्रकाश की परिभाषा। आइए इसके बाद दूसरा जो बिंदु है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी प्रकाश पैदा करती हैं। जैसे में हो गया प्राकृतिक रूप से सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, इसमें दोनों शामिल है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कृत्रिम। सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती जो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं या क्षमता रखती हैं। अब इसके बाद कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि। ये काफ़ी आसान है, इसे कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसके बाद है किरण। तो किरण की क्या परिभाषा है। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। सरल मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। तो हो गया किरण। अब इसके बाद किरणपुंज, ये क्या होता है। प्रकाश के किरणों का समूह किरणपुंज कहलाता है, यानी बहुत सारे किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरणपुंज कहलाता है। और ये किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वे किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलते हैं उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। यहाँ पे बिंदु स्रोत है, यहाँ से ये सारे किरणपुंज निकल रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ फैल रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा अपसारी किरणपुंज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आइए इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु। तो दूसरा नंबर है अभिसारी। ये अपसारी का ठीक ऑपोजिट है। वे किरणपुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर एक बिंदु स्रोत पे क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, उस प्रकार के किरणपुंज को कहा जाता है अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभिसारी का जो उदाहरण हो जाएगा वो होता है उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, और अपसारी का होता है अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा कौन सा किरणपुंज है। तो इसे कहा जाता है समांतर किरणपुंज। तो नाम से ही स्पष्ट है। वे किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, स्ट्रेट हो, उसे समांतर पैरेलल होना चाहिए, समांतर किरणपुंज कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये समांतर किरणपुंज है, ठीक। तो इसका क्या उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होता है सूर्य का प्रकाश जो चारों तरफ एक समान होता है। तो इस प्रकार ये किरणपुंज की परिभाषा और किरणपुंज के प्रकार समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। और इसका उदाहरण हो जाता है हवा, कांच, पानी और एक्सेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर अपारदर्शी। तो इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं जाता,
अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद है पारभासी। तो इसकी क्या परिभाषा है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटे से भाग ही जाने देता है उसे कहा जाता है पारभासी। तो इसका उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूध, गोंद, रक्त एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी की परिभाषा हो जाती है। तो हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। काफ़ी आसान है, ठीक है। और इसे कैसे दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है किरण आरेख पथ के द्वारा। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, ये हो गई कोई दर्पण है यानी समतल दर्पण है, और इससे प्रकाश या आपतित किरण टकराती है और वापस लौट जाती है इसी दिशा में जिस दिशा से आई थी, यानी ऊपर की तरफ, फिर वहीं पे लौट जाती है। तो इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो पहले नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही होता है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। काफ़ी आसान है। तो आइए इसको समझते हैं, पहले को और उसके बाद दूसरे को। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, पहले जो नियम कहा गया है कि आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु ये इसे कहा जाता है। तो आपतन बिंदु से ये लंब खींचा गया है 90 डिग्री का, यानी अभिलंब कहा जाता है। 1, 2 और 3 ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पे ये तीनों खड़े हैं, एक ही समतल में है, यानी परावर्तक सतह के उस तरफ ही हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब से इसे जो कोण बनेगा इसे कहा जाता है आपतन कोण, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पे ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इन दोनों से जो कोण बनेगा इसे कहा जाता है R, यानी परावर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, बस यही ध्यान रखना है। तो इन दोनों को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, देखिए आप यहाँ पे। तो इसको संक्षिप्त में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, ON यानी अभिलंब एक ही समतल में है, यानी उसी तरफ है, ठीक है। इसको इस तरफ ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा नियम, आपतन कोण AON, ये रहा आपतन कोण, ठीक है। जो कोण होता है वो बीच में होता है, AON कोण AO बीच में है। अब इसके बाद BON परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होते हैं। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जो कोण बन रहा है कोण I = कोण R। तो इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम सभी में देखेंगे। प्रतिबिंब की परिभाषा किसे कहा जाता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पे देखिए, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, ठीक है। यानी जिस बिंदु पर मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब और आती प्रतीत होंगी तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाती है, ठीक। तो यहाँ देखिए, इस परिभाषा के अनुसार जो स्थिति उत्पन्न होती है परावर्तन के बाद, ये एक बिंदु देखिए, ये देखिए, ये प्रकाश की आपतित किरण आती है और दर्पण से टकरा के ये फोकस से निकल जाती है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल रूप से यहाँ पे एक बिंदु पे मिलती है, तो ये प्रतिबिंब बना और ये भी प्रतिबिंब बना। तो ये उत्तल दर्पण में दर्पण से टकराने के बाद लौट गई और ये फोकस से आती प्रतीत होती है, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र से आती प्रतीत होती है, तो दोनों यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कहा जाएगा, ये कहा जाएगा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो ये प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है परिभाषा के साथ। आइए पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा इस प्रकार है
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हैं, ये रहा, ये भी वस्तु रखी गई है, तो इसकी आपतित किरण देखिए दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से निकल गई, और ये दूसरा जो है ये दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट गई। ये दोनों आप यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो ये वास्तव में आपस में बाइसेक्ट करती हैं, तो ये बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक और काल्पनिक यानी आभासी दोनों ही। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और यहाँ पे देखिए इसके गुण क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये दर्पण के आगे बनती हैं और वास्तविक तौर पे बाइसेक्ट करती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा, तो ये तो हो गई वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये जो है ये बनाता है उत्तल दर्पण, और ये दर्पण के पीछे ही बनाता है। यहाँ देखिए एक वस्तु है AB, तो इसकी जो आपतित किरण है दर्पण से टकराई और ये निकल गई, तो ये टकराई और इसी पथ पर वापस आ गई। तो इसका देखिए ये लगता है कि ये फोकस से आती है और ये लगता है कि वाक्रता केंद्र से आती है। ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं और ये दोनों बाइसेक्ट कहाँ पे करते हैं, इस बिंदु पे करते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना, यानी दर्पण के पीछे बना, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये आभासी क्यों बनता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। आपको ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। अवतल आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के बनाते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के गुण क्या क्या हैं ये भी हमें यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसके गुण, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि ये आभासी होती हैं, दर्पण के पीछे बनती हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होती हैं, ये सीधा ही होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हमारा जो बिंदु है अगला समतल दर्पण में, तो यहाँ देखिए लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अगर समतल दर्पण में कोई लंबवत आपतित किरण आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है ये यहाँ पे प्रमाणित करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ AB क्या है, एक समतल दर्पण है और यहाँ पे P और A एक आपतित किरण आती है लंबवत। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, समकोण यहाँ पे तो आती है, जो ये दर्पण से टकराने के बाद ये टकराई और उसी पथ पे वापस आ गई। तो यहाँ पे एंगल तो बना ही नहीं, अगर थोड़ा सा भी विचलित हो जाती तो एंगल बन सकता था, लेकिन उसी पथ पे आई और उसी पथ पे वापस चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब I = 0 और R = 0, यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर समतल दर्पण पे कोई आपतित किरण लंबवत आए तो, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रकाश की एक किरण OP समतल दर्पण AB पर लंबवत आपतित हो रही है। यहाँ प्रकाश किरण कौन सी, OP, O और P समतल दर्पण AB पर ये लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है। अतः आपतित किरण I = 0, इसलिए कोण I = 0। तो इसी पे आपतित हो रही है, इसका मतलब एंगल नहीं बना, तो कोण I = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आपतन कोण I बराबर परिवर्तन कोण R, ठीक है। साइन I = साइन R, यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये निष्कर्ष निकल के आया, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णना, यानी समतल दर्पण जो है वो किस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो अभी हमने ये बात जाना कि अगर कोई समतल दर्पण पर आपतित किरण लंबवत आती है तो वो परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे।
तो यहाँ देखिए, यहाँ O एक बिंदु स्रोत है, ये रहा बिंदु स्रोत, जिसे एक समतल दर्पण M और M डैश, ये M और M डैश के सामने रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, जहाँ OM किरण, ये OM किरण दर्पण पर अविलंब से आपतित हो रही है, अतः उसी पथ पर MO में वापस लौट जाएगी। ये अविलंब आएगी और इसी पथ पे वापस लौट जाएगी क्योंकि ये लंबवत है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी किरण OA, ये रहा दूसरी किरण O और A, ये आपतित हो रही है, दर्पण में परिवर्तित होकर AB दिशा में चलती है। तो यहाँ देखिए, ये परिवर्तन होने के बाद ये AB दिशा में ये क्या हो जाएगी, ये परिवर्तित हो जाएगी, यानी उसी तल में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद देखिए, दर्पण से परिवर्तित होकर ये किरणें कौन सी, MO तथा AB, MO तथा AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है, यहाँ से आती प्रतीत हो रही है। इसको हम बढ़ा दें और इसको हमने बढ़ा दिया काल्पनिक तौर पे। ठीक है, यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। ये जो I है ये किसका है, O का आभासी प्रतिबिंब बना है। MO और MI दूरियां मापने पर हम पाते हैं ये MO और MI, ये जो दूरी है ये इक्वल होंगे। हम पाते हैं क्या, दर्पण से वस्तु की दूरी MO, ये वस्तु दूरी हो जाती है MO, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी MI, ये M और I आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो निष्कर्ष ये निकल के आया, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के क्या होगा, वो इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। इसके बाद ये लाइन आपको लिखना है, अर्थात वस्तु जो है समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है। ठीक है, तो आइए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अभी हमने देखा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, ये भी हमने अभी प्रूफ किया। ठीक है, MO = MI। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, ये सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने होता है। ये विशेषताएं हो जाती हैं। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु होगा वो तीसरा होगा। क्या होगा, गोलीय दर्पण। तो क्या होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी पर किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, गोलीय दर्पण। आधा भाग अवतल दर्पण और आधा भाग उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण। उस गोलीय दर्पण जो दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा हो, यानी अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर की ओर कलई किया गया यानी पेंट किया गया हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी ये दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है पी ध्रुव फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बाद देखें उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, ठीक है, बाहर की ओर उठा हुआ हो तथा भीतर से कलई किया हुआ हो यानी पेंट किया हुआ हो। और ये दर्पण का पीछा भाग है, ये दर्पण का आगे वाला भाग है, इसके पीछे से पेंट होता है। और इसका क्या होता है, इसका देखिए, इसका ये दर्पण से अंदर से पेंट होता है, ये दर्पण का बाहर से पेंट होता है। तो उभरा हुआ हो उत्तल हो जाएगा और अंदर धंसा हुआ हो अवतल हो जाएगा। इसका गुण है ये प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनाता है, ये वास्तविक नहीं बनाता है। ठीक है, और ये दर्पण से पीछे बनाता है और ये दर्पण के आगे बनाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसके पश्चात हमारा चौथा जो बिंदु है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आपको थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी ध्यान से समझना है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिक्कत आएगी।
तो ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पहला है ध्रुव। गोलीय दर्पण को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, यानी उसके मिडिल पॉइंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मेन पॉइंट है ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे ध्रुव कहा जाता है दर्पण का। इसके बाद देखिए वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, और इसको हम C से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। एक कहलाता है क्या? एक कहलाता है अवतल दर्पण और एक कहलाता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इसका बीच का पार्ट ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। तो वही उसकी दूरी हो जाती है वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेके C तक की दूरी जो त्रिज्या होती है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और इसे R से हम लोग दर्शाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। इसे PC द्वारा सूचित किया जाता है। ये होगा इसका प्रधान अक्ष, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं एक गोलीय दर्पण को लेकर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। ये है अवतल दर्पण। तो पहले यहाँ देखिए ध्रुव। गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया इसका ध्रुव। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये होगा इसकी वक्रता केंद्र। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो वक्रता त्रिज्या क्या है? P से लेके C तक की दूरी ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम क्या कहते हैं? R। तो ध्रुव से फोकस की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी काउंट करें, ये देखिए P से लेके F तक दूरी कितनी है? F। यहाँ से यहाँ तक F, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, अगर दूरी की बात करें तो 2F हो जाएगा। ये सारे पद न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक F और यहाँ से यहाँ तक 2F, क्योंकि P से F तक की जो दूरी होती है उतनी ही दूरी F से लेकर C तक होती है। F और F 2F, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने ये देख लिया वक्रता त्रिज्या R। इसके बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो P और C ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे प्रधान अक्ष कहलाते हैं। P से लेकर C तक की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण का आगे वाला भाग ये प्रधान अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा अगला नोट्स में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।